नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। और जब आयुर्वेद की बात आती है तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि बहुत पुराना कुछ है, बहुत प्राचीन कुछ है। लेकिन अगर बहुत पुराना और प्राचीन है तो उतना ही दृढ़ भी होता है। जैसे मुझे पर्सनली बरगद बहुत पसंद है। बरगद मेरा फेवरेट पेड़ है, क्योंकि बरगद की छाँव आपको हमेशा शीतलता देती है और उसकी जो जड़ें होती हैं इतनी मजबूत होती हैं कि उसके आसपास रहने वालों को भी सहारा देती हैं। इसी ही बरगद की जड़, ऐसे ही आयुर्वेद की जड़ हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता सर मुरादाबाद में प्रैक्टिस करते हैं पिछले 37 सालों से। सर आरएवी काय चिकित्सा न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। सर स्वागत है। सर आप नवीन वैद्यों को एक अपनी तरफ से क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वो किस तरह से आयुर्वेद की अपनी जर्नी को शुरू करें? देखिए, हमारे पास जो रोगी आ रहा है मल्टीपल डिजीज़ प्रेजेंटेशन से लेकर के आ रहा है, और इस मल्टीपल डिजीज़ प्रेजेंटेशन में जो कि अनेक रोग उसके शरीर में हैं, इसमें दोषानुसार चिकित्सा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसी के द्वारा ही चिकित्सा सफल की जा सकती है। आजकल जो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग चिकित्सकों से रोगी चिकित्सा करा रहा है, उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवीन जो यूथ वैद्याज हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है, और अपने शास्त्रोक्त अध्ययन को, अपनी दृष्टकर्मता को और अपने ज्ञान को वो बढ़ाते रहें। बहुत अच्छा समय है। सर प्रश्न ये उठता है कि जैसे पहले की व्याधियाँ थीं, पहले की व्याधियों के अलग अलग वो थे, तो आजकल आपके पास कैसे रोगी आ रहे हैं? देखिए, आजकल हमारे पास जो रोगी आ रहे हैं वो मल्टीपल डिजीज़ प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं। रोगी जो है वो जीर्ण रोगी, जिसको कि पुराना मर्ज हो गया है, रोग ठीक नहीं होता, एक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी चिकित्सक के पास जा रहा है और उसको दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे स्किन की बीमारी को लें, स्किन की दवाइयां खाते खाते रोगी जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में माइनर स्किन डिजीज़ हैं उनकी चिकित्सा भी नहीं हो पा रही है, जो कि लोकल एप्लीकेशन से ठीक हो सकते हैं। तो आई मीन टू से कि हमारे यहाँ बड़े जटिल रोगी आ रहे हैं और मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के रोगी आ रहे हैं। तो सर आ रहे हैं, फिर आप उनमें चिकित्सा किस प्रकार से देखिए, दें? आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो त्रिदोष सिद्धांत पर है। हमारे यहाँ जो कार्डिनल ह्यूमर है, दोष का हमें परख करनी पड़ती है, कौन से दोष से हमारा रोगी सफ़र कर रहा है। वात पित्त कफ, उसमें से कफ डोमिनेंट है तो हमें कफ दोष की चिकित्सा करनी है, उसके अंतर्गत ही उसके सारे रोगों की चिकित्सा हो जाती है। और ये वात पित्त दोनों इन्वॉल्व हैं तो वात पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। हमारे यहाँ रोगानुसार चिकित्सा के साथ साथ दोषानुसार चिकित्सा का जो शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने इसका विधान बताया है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। और मैं यूथ वैद्याज से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वे रोग का निदान करने के साथ साथ दोष का निदान करके भी चिकित्सा करें। आपको इनमें परिणाम कैसे मिल रहे हैं? सक्सेस रेशियो कैसा है? देखिए, सक्सेस रेशियो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो रोगी है वो रोग की प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है। यदि रोगी धैर्य रख कर इलाज करा रहा है तो आयुर्वेद चिकित्सा के परिणाम आश्चर्यजनक है। तो इस तरह का जैसे कई बार होता है कि रोगी ट्रस्ट नहीं करता है, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, ऑलरेडी जो है रोगी इतनी सारी जांचें करा करके हमारे पास आता है, अनेक चिकित्सकों को दिखाने के बाद आता है, तो उसका आर्थिक क्षति भी उसकी हुई रहती है और इसके साथ में उसका मनोबल भी टूटा हुआ रहता है, जिसको हमारे आयुर्वेद में मनोवैशोतो दुष्टि या रसदम की दुष्टि कहा गया है। वो चिंता, उद्वेग, टेंशन, डिप्रेशन से भी सफ़र करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोगी को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और आयुर्वेद में इन सब रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। सर अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो चतुष्पाद की बात आती है। तो चतुष्पाद में ये भी बोला गया है कि रोगी का जो है वैद्य पर भरोसा होना चाहिए। तो क्या आयुर्वेद पर, आप पर और सभी जो वैद्यों की अगर हम बात करें, इस समय रोगी उन पर विश्वास कर पा रहे हैं? देखिए, रोगी जो है दरअसल में विश्वास तो वो करता है बेचारा, लेकिन हम इसके लिए कैटेगराइजेशन हम करना चाहेंगे कि रोगी की चिकित्सा, जिस रोग की जिस चिकित्सक या जिस पद्धति के पास है वहीं वो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो इधर उधर भटकता रहता है और उस चिकित्सा पद्धति में उसकी चिकित्सा नहीं है तो वो निराशा की हद तक पहुंच जाता है और उसकी मनोवैशोतो-दुष्टि भी हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोगी को ये पता होना चाहिए कि मेरे इस रोग की चिकित्सा किस वैद्य के या किस पद्धति के पास है, तो उससे रोगी का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें इस तरह से, तो फिर अगर ऐसी बात है कि रोगी अगर पहले ही आ गया होता तो ठीक हो चुका होता, कई सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था में रोगी हमारे पास क्यों नहीं आ रहा?
देखिए, प्रारंभिक अवस्था में रोगी इसलिए नहीं आ रहा कि जागरूकता की कमी है। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी समाज में बहुत कम है, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की भरमार हुई है और एक रोगी के मन में ये एक गलतफ़हमी, ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से असर करती है, और जबकि ये भ्रम है, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है। हम तो जितने भी जीर्ण रोगी हैं उनकी चिकित्सा करते हैं, हमें परिणाम मिलते हैं। रोगी जितना जल्दी आ जाएगा उतनी ही जल्दी उसकी चिकित्सा हो जाएगी। तब तो फिर रोगी को चिकित्सा के लिए वैद्य पर पहले भरोसा करना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाना चाहिए, और उस हिसाब से वैद्यों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो रोगी हैं या सामान्य लोग हैं उनके उनके मन में एक जागरूकता उत्पन्न हो। देखिए, आज वैद्य समाज को संगठित होने की आवश्यकता है और संगठन में ही शक्ति है। रोगी तो बेचारा परेशान है बहुत ज़्यादा और उसे यही पता नहीं है कि मेरी चिकित्सा कहाँ होगी। हमें जागरूकता के लिए अपने कैंप, अपनी चिकित्सा के जगह जगह शिविर लगाने चाहिए और भारत सरकार से भी हमें अनुरोध करना चाहिए कि जिन रोगों में हमारी चिकित्सा अच्छा काम कर रही है उनके लिए जो है अवेयरनेस, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए। लगातार होते रहने चाहिए इस तरह के कार्यक्रम। जैसे भारत सरकार भी इसमें इस समय आयुष मंत्रालय है, वो लगातार काम कर रहे हैं, जो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। मोदी जी ने भी एक नया स्लोगन दिया है, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। ऐसा एक नया उन्होंने स्लोगन भी दिया है। बहुत अच्छा है ये। अगर हम बात करें तो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा महंगी है और देर से असर करती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑलरेडी लुटा पिटा रोगी फिर ये सोचता है कि मेरा बहुत सस्ते में इलाज हो जाए। हाँ, बहुत से हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं जो स्वर्ण घटित योगों का प्रयोग करते हैं। मेरा मानना ये है कि आजकल स्वर्ण के योगों के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्हीं एक बहुत जो इमरजेंसी के रोग हैं उनको छोड़ करके हमें साधारण जो चूर्ण चिकित्सा है, बटी अवले है, उससे ही हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में सर, अगर हम बात कर रहे हैं, आज मैं बैठा हूँ और हमारी जब पहली बार बात हुई तो हमारी भी फ़ोन पर ही बात हुई थी, है ना? और व्हाट्सएप मेरे फ़ोन में भी है, आपके फ़ोन में ही है। इसी प्रकार सभी बैठे हुए लोगों के पास भी एक फ़ोन है, उसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। इसमें अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो कि लोग आयुर्वेद के नाम पर ठगी कर रहे हैं। क्या ये उचित है? देखिए, ये जो आयुर्वेद की चिकित्सा बिना चिकित्सक सलाह के, बिना वैद्य की सलाह के ली जा रही है, इससे रोगी का आर्थिक हानि भी होती है, शारीरिक हानि होती है और हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसका भी अपयश होता है। तो मैं रोगियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बिना चिकित्सक सलाह के, बिना अपनी प्रकृति और विकृति में, पैथोजेनेसिस में, रोग में दोष का परीक्षण किए बिना उन्हें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अपने आहार विहार का भी चिकित्सक से ज्ञान करना चाहिए और ये सब जो है एक चिकित्सक से परामर्श करके ही उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा तो शरीर की और पैसे की हानि ही होती है। सर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट आयुर्वेद के पास नहीं आते हैं, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो समाज के मन में ये भ्रांति फैलाई गई है कि आयुर्वेद चिकित्सा देर से असर करती है। ये सरासर झूठ है। और दूसरा, आयुर्वेद में जिस तरीके से डिग्रियां होनी चाहिए उस तरीके से, जैसे कार्डियोलॉजी की डिग्री है, या वो चिकित्सक जब आयुर्वेद में नहीं उपलब्ध होते तो वो ये मान लेता है कि ब्लड प्रेशर का कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो हमारे यहाँ भी ब्लड प्रेशर की डिग्रियाँ या इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि 42% पेशेंट्स का बीपी कंट्रोल नहीं होता। हम आयुर्वेद में एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसे घातक रक्तचाप कहते हैं, उसका भी हम बीपी अपनी औषधियों से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो भ्रांति फैलाई गई है। आयुर्वेद में तो बीपी का बहुत अच्छा इलाज है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत आयुर्वेद को है? यस, सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत है आयुर्वेद। इसके लिए क्या करना चाहिए भारत सरकार को या वैद्यों को? इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। डिफरेंट डिप्लोमा, डिफरेंट डिग्रीज़ भी आ रही हैं। तो मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में काम हो रहा है, इसमें भी और अच्छा काम हो तो हम समाज का और बिल्कुल हित कर पाएंगे। मुझे BMS करने के बाद बहुत से वैद्य, बहुत से डॉक्टर MD की तैयारी करने लगते हैं। क्या MD ज़रूरी है या लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लगते हैं? ये कहाँ तक उचित है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, MD की आवश्यकता भी है और जो एलोपैथिक चिकित्सक हमारे BMS डिग्री लेने के बाद बेचारे चिकित्सा करते हैं तो वो अपनी आजीविका के लिए ही करते हैं। समाज में ये भ्रांति है कि आयुर्वेद चिकित्सा देर से असर करती है और इस पे अभी जो है हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए रोगी आ ही नहीं पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए। जिन रोगों के लिए वो इतना परेशान हो जाता है उनके लिए समाज में ये जागरूकता फैलाई जाए कि भाई इनकी चिकित्सा आयुर्वेद में है, ताकि वो जो है नवीन वैद्यों के पास भी चिकित्सा करा सके और वो लोग एलोपैथी प्रैक्टिस ना कर पाएँ। सर, अगर हम बात करें
तो बीएमएस करने के बाद बहुत से विद्यार्थियों के मन में शंका रहती है आयुर्वेद, जैसे आप अभी हमने बात करी कि वो समाज में भी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें आपने बताया। तो सर बीएमएस करने के बाद बहुत से विद्यार्थियों में ऐसा भी रहता है कि आयुर्वेद करने के लिए उनके मन में शंका रहती है कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या उससे वो धनोपार्जन कर पाएंगे, क्या उससे उनको यश प्राप्ति हो पाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, शंका करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज लेवल पे इस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड आयुर्वेद के विषय में उनको शिक्षा दी जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मबल की थोड़ी जो हमारे यूथ वैद्याज हैं उनमें थोड़े आत्मबल की कमी के कारण वो इस तरह का दूसरा सिस्टम अपनी आजीविका के लिए अपना लेते हैं, और उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें उनके शिक्षण की तरफ, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनका ज्ञान है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाए। सर हम ये भी सुनते रहते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च की कमी है। ये बहुत ज्वलंत टॉपिक है, बहुत इस बारे में बोला जाता रहता है, क्योंकि जो अन्य पैथियाँ हैं, अगर कभी भी डिबेट हो जाती है, इस तरह की कोई बातचीत हो जाती है, तो उनके पास सबसे पहली लाइन यही होती है कि आपके में तो रिसर्च ही नहीं होती है, आयुर्वेद में रिसर्च की कमी है। ये कितना सत्य है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल असत्य है। आयुर्वेद में मैं ये मानता हूँ कि रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में सर्च की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति लघुत्रयी का अध्ययन करने के बाद हमारी जो चिकित्सा के लिए चिकित्सा के परिणाम हमने देखे हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो चिकित्सा की है वो चूहे बिल्ली खरगोश पर नहीं की है, वो चिकित्सा केवल मानव पर हुई है, दोष का परीक्षण उन्होंने किया है। तो ये चिकित्सा पद्धति जो है बिल्कुल पूरी तरह से कारगर है, मैं यही कहना चाहूँगा। औषधियाँ इस समय बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं जो समाज में, तो पेटेंट औषधियाँ या शास्त्रोक्त औषधियाँ, इन दोनों में से आप किसका चयन करेंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी ज़्यादा कारगर साबित होगी? देखिए, शास्त्रोक्त औषधियाँ तो शास्त्रोक्त रीति के अनुसार बनाई गई होती हैं। पेटेंट औषधियाँ भी यदि शास्त्रोक्त औषधि के रीति के अनुसार बनाई गई हैं, उनमें डोज का पूरा ध्यान रखा गया है, और वात पित्त कफ दोष के अनुसार प्रकृति विकृति में यदि दोष का आकलन करके ही औषधियों का मिश्रण किया गया है तो पेटेंट औषधि भी चलेगी। लेकिन अधिकांश औषधियाँ मैं ये देखता हूँ कि पेटेंट औषधियों में रोगानुसार चिकित्सा है, दोषानुसार चिकित्सा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा अलग अलग की जाती है। प्रायः समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। भ्रांति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो गलत है ही। प्राय समाज में भ्रांति फैली हुई है कि आयुर्वेद में सर्जरी या इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस भ्रांति को आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये भ्रांति बहुत ज़्यादा फैलाई गई है कि आयुर्वेद में सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं है। गुदा रोगों में तो क्षार सूत्र विधि के द्वारा जितना पाइल्स, फेसर, फिस्टुला है उसमें ही बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसीज़ को भी रोका जा सकता है, कुछ इमरजेंसीज़ की भी चिकित्सा है। मैंने अपने ही एक रोगी की चिकित्सा की थी, उसका जो है एक्यूट एब्डोमेन था, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, आंतरिक अवरोध था, और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थी, नील ओरली की आवश्यकता थी, लेकिन हमने उसको वैश्वानर चूर्ण दिया, पेन एब्डोमेन उसका ठीक हुआ। और शायद कि यदि उसको मोशन नहीं होता उसके वैश्वानर चूर्ण के देने के बाद तो उसकी सर्जरी भी हो सकती थी, एडमिशन भी कराना पड़ता। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में इमरजेंसी भी है, लेकिन रोग की स्थिति के अनुसार। अगर हम सर इस तरह से बात करें तो फिर एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, जो पुराने समय से फ़िलहाल पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आयुर्वेद का पहले विकास नहीं हो रहा था, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, आज बात हो रही है। आज हम लोग एक अच्छे से कार्यक्रम में यहाँ पर बैठ के इस बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। क्या इसको हम आयुर्वेद का स्वर्णिम युग कह सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद का तो स्वर्णिम युग पहले भी था, आयुर्वेद का स्वर्णिम युग आज भी है, लेकिन हमें केवल जनता में अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। जनता को ये बताने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद में इन बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जनता को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद का स्वर्णिम युग तो आज भी चल रहा है। बिल्कुल सर। हमारे वैद्यों को, जो नए वैद्य हैं उनको, या जो रोगी आपके पास आते हैं जो अलग अलग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, अंत में आप उनको एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं नवागंतुक वैद्यों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि अब हमारा आयुर्वेद का समय है, क्योंकि मल्टीपल डिजीज प्रेजेंटेशन के केस में केवल दोषानुसार चिकित्सा ही कारगर है, जो कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है। एक ही वैद्य के पास उसकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसका अम्लपित्त, गैस्ट्राइटिस, बैकएक, डिस्क स्लिप, जॉइंट पेन, स्किन डिजीज़, माइग्रेन, सबकी चिकित्सा उसकी एक साथ संभव है। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा एक सेशन हमारा आज सर के साथ हुआ है, और बहुत ही गूढ़ रहस्यों के बारे में, जो कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली
उठते हैं प्रश्न, और बहुत ही सरल शब्दों में सर ने उनके विषय में बताया है, कोई बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग ना करते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात की इज्जत कर सकें। आयुर्वेद, सर ने बोला कि आयुर्वेद का स्वर्णिम युग आया नहीं है, सदा से था, है और रहने वाला है। बस हमें चाहिए कि वैद्यों को चाहिए कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, और जनसाधारण को चाहिए कि अपने आसपास के वैद्य से बात करके ही अपना खान पान और बाकी चीज़ों पर ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद सर।